नमस्कार और स्वागत है। आज हम ज़ोहो कॉरपोरेशन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास कई सारे लेख हैं, कुछ रिसर्च और नोट्स भी हैं जो इस कंपनी के अलग-अलग पहलुओं को दिखाते हैं। कोशिश ये रहेगी कि ज़ोहो का जो बिजनेस मॉडल है, उनके प्रोडक्ट्स की दुनिया है, बाजार में वो कहाँ खड़े हैं और भारत में सिर्फ एक टेक कंपनी होने से आगे इसके क्या मायने हैं, इस पर एक साफ तस्वीर बना पाए। हाँ बिल्कुल। ज़ोहो का नाम सुनते ही लोगों के जहन में शायद सीआरएम या बिजनेस सॉफ्टवेयर आता है, और है भी ये एक भारतीय टेक कंपनी जिसकी पहुंच दुनिया भर में है। हाँ, पर ये कहानी सिर्फ सॉफ्टवेयर की नहीं है ना? सवाल ये है कि भाई 1996 में चेन्नई से शुरू हुई एक कंपनी, जिसका नाम भी तब ज़ोहो नहीं था, एडवेंट नेट था। बिल्कुल, एडवेंट। वो आज दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स तक कैसे पहुंच गई? और वो भी बिना किसी बाहरी वेंचर कैपिटल फंडिंग के। ये अपने आप में मतलब कमाल की बात है। हाँ, ये वाकई काबिले तारीफ है। तो चलिए इसी सफर को और इसके पीछे की जो सोच है उसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। 1996, श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस, एडवेंटनेट इंक, चेन्नई में हेडक्वार्टर। जी, और शुरुआती दिनों में इनका फोकस था नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर। राइट। लेकिन फिर एक दिलचस्प मोड़ आया। लगभग 13 साल बाद 2009 में कंपनी ने नाम बदला, ज़ोहो कॉरपोरेशन रखा और पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया क्लाउड बेस्ड बिजनेस एप्लीकेशंस पर। अच्छा, 2009 में? ये तो काफी पहले की बात है। बिल्कुल। क्लाउड के हिसाब से। हाँ, उस वक्त ये बहुत दूर की सोच थी। क्लाउड कंप्यूटिंग आज जैसा आम नहीं था। उन्होंने वक्त से पहले ही पहचान लिया कि भविष्य इसी तरफ जा रहा है। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये पूरी दिशा ही बदल दी उन्होंने। और लगता है ये दिशा बदलना कामयाब रहा। आंकड़े अगर देखें तो 2020 में इनके कोई 5 करोड़ यूजर थे। हाँ। और अब कुछ ही सालों में ये डबल से ज्यादा 10 करोड़ पार कर गए हैं, 150 से ज्यादा देशों में। जी, और 50,000 से ज्यादा कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशंस इनके सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं। ये ग्रोथ रेट जबरदस्त है, खासकर उस कंपनी के लिए जो, जैसा आपने कहा, बाहरी निवेश से बचती आई है। तो ऐसा क्या है इनके पास जो इतने सारे बिजनेस खींचे चले आ रहे हैं? जाहिर है प्रोडक्ट्स होंगे, और लिस्ट तो काफी लंबी है। सुना है 45 से ज्यादा एप्स। हाँ, 45 से ज्यादा। ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है, कह सकते हैं। तो कुछ खास पर बात करें जो ज्यादा पॉपुलर है। जरूर। सबसे पहले तो शायद ज़ोहो सीआरएम का नाम लेना चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये शायद इनका सबसे जाना माना प्रोडक्ट है। हाँ, सीआरएम तो काफी सुना है। ये बेसिकली सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस टीमों के लिए है, ग्राहकों से जुड़े सारे काम एक जगह मैनेज करने के लिए, जैसे लीड ट्रैक करना, सेल्स पाइपलाइन देखना, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया इंटरेक्शंस, सपोर्ट टिकट्स, सब कुछ। अच्छा, और छोटे व्यवसायों के लिए ज़ोहो बुक्स, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना? हाँ, ज़ोहो बुक्स। और ये भी काफी लोकप्रिय है, खासकर भारत जैसे बाजारों में और एसएमएस के बीच। इनवॉइस बनाना, खर्चों का हिसाब रखना, बैंक रिकंसिलिएशन, जीएसटी जैसे टैक्स मैनेज करना, ऑनलाइन पेमेंट लेना, इन सब कामों को आसान बनाता है और कई देशों के टैक्स नियमों के हिसाब से कस्टमाइज्ड भी है। फिर आता है ज़ोहो वर्कप्लेस, जिसमें ज़ोहो मेल भी है। ये तो सीधी टक्कर देता होगा गूगल वर्कस्पेस या माइक्रोसॉफ्ट 365 को। काफी हद तक हाँ। ये सिर्फ बिजनेस ईमेल होस्टिंग नहीं है, इसमें राइटर है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, शीट है स्प्रेडशीट के लिए, शो है प्रेजेंटेशन के लिए, कनेक्ट है टीम कम्युनिकेशन के लिए, मीटिंग्स है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। काफी कुछ है। यानी ऑफिस के रोजमर्रा के काम के लिए सारे जरूरी टूल्स एक ही जगह। हाँ, लगभग सारे। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ज़ोहो प्रोजेक्ट्स भी है शायद। हाँ जी, ज़ोहो प्रोजेक्ट्स भी है। टीम्स को अपने प्रोजेक्ट प्लान करने, टास्क असाइन करने, डेडलाइन ट्रैक करने, टाइमशीट भरने, रिपोर्ट बनाने में मदद करता है। गैंट चार्ट जैसे विजुअल टूल भी हैं इसमें। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे डेस्क, पीपल, एनालिटिक्स, इन्वेंट्री। हाँ, लिस्ट लंबी है। डेस्क कस्टमर सपोर्ट के लिए, पीपल एचआर मैनेजमेंट के लिए, एनालिटिक्स बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट के लिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ गिनती की बात है या कुछ और भी है इसमें? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, सिर्फ ऐप्स ज्यादा होना काफी नहीं होता। असली ताकत इस बात में है कि ये सारे ऐप्स एक दूसरे से कितनी अच्छी तरह इंटीग्रेटेड हैं, जुड़े में। अच्छा, इंटीग्रेशन। हाँ, सोचिए कंपनी सीआरएम इस्तेमाल कर रही है, वहीं से वो ग्राहक को बुक से इनवॉइस भेज सकती है, उसी ग्राहक की सपोर्ट टिकट डेस्क में देख सकती है,
और इंटरनल टीम से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट्स में ट्रैक कर सकती है। मतलब अलग अलग ऐप्स में बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, डेटा एक ऐप से दूसरे में स्मूथली फ्लो करता है। ये जो सिंगल इकोसिस्टम वाला आइडिया है, ये ज़ोहो का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच जो डेटा साइलोस बन जाते हैं, उनको तोड़ता है और काम को आसान बनाता है। हाँ, ये बात तो समझ आती है। एक ही जगह सब कुछ मिल जाए तो आकर्षक तो लगता है, लेकिन आज के ज़माने में कंपनियां और क्या देखती हैं, खासकर बिजनेस सॉफ्टवेयर लेते वक्त? मैंने स्रोतों में सुरक्षा और गोपनीयता मतलब सिक्योरिटी और प्राइवेसी का जिक्र बार बार देखा। बिल्कुल सही। और ज़ोहो इस पे बहुत ज़्यादा जोर देता हुआ दिखता है। वो अपने वेबसाइट पर डॉक्यूमेंटेशन में बताते हैं कि वो जीडीपीआर जैसे नियमों का पालन करते हैं। जीडीपीआर तो यूरोप का वो सख्त डेटा सुरक्षा कानून है। हाँ, वही। डेटा सुरक्षित रखने के लिए AES 256 एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत मजबूत एन्क्रिप्शन माना जाता है। उनके पास ISO 27001, 27017, 27018, SOC2 जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सर्टिफिकेट भी हैं। अच्छा। ये सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं का इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाया है। लेकिन शायद सबसे बड़ी बात जो मैंने पढ़ी वो उनका ये वादा है कि वो विज्ञापन के लिए ग्राहक का डेटा नहीं बेचते और ना ही अपनी वेबसाइट या एप्स में थर्ड पार्टी एड ट्रैकर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बात कितनी सही है? ये वाकई बहुत अहम है और ज़ोहो इसे अपने मार्केटिंग में भी खूब इस्तेमाल करता है। ये उन्हें कई कॉम्पिटिटर से अलग करता है जिनका बिजनेस मॉडल विज्ञापन पर आधारित है या जिनका डेटा यूसेज उतना पारदर्शी नहीं है। ये विश्वास बनाने वाली बात है, खासकर उन बिजनेस के लिए जो अपने ग्राहकों के डेटा को लेकर बहुत सेंसिटिव है। एक और दिलचस्प बात सामने आई। ये सब क्लाउड पर है, जाहिर है, लेकिन ज़ोहो ज्यादातर AWS या Azure जैसे बड़े पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहने के बजाय दुनिया भर में अपने खुद के 16 से ज्यादा डेटा सेंटर चलाता है। ये थोड़ा अलग रास्ता क्यों? हाँ, ये थोड़ा अलग है। इसके कई कारण हो सकते हैं। मतलब पहला, अपने डेटा सेंटर होने से उन्हें अपनी सर्विस की सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी पर ज्यादा डायरेक्ट कंट्रोल मिलता है। अच्छा। वो अपनी जरूरत के हिसाब से हार्डवेयर नेटवर्क को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दूसरा, यूनिट डेटा प्राइवेसी पर भी ज्यादा कंट्रोल देता है क्योंकि डेटा थर्ड पार्टी इंफ्रा पर नहीं है। तीसरा, ये कुछ देशों में डेटा लोकलाइजेशन की जो जरूरतें होती हैं, मतलब नागरिकों का डेटा देश के अंदर ही स्टोर हो, उसे पूरा करने में मदद करता है। लेकिन अपने डेटा सेंटर बनाना और चलाना तो काफी महंगा और मुश्किल काम होगा। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इसे मेंटेन करना भी कॉम्प्लेक्स होता है। ये दिखाता है कि ज़ोहो आत्मनिर्भरता को कितना महत्व देता है। और ये सब कितना महंगा पड़ता है यूजर को? क्या ये छोटे व्यवसायों की पहुंच में है? आपने कहा कस्टमाइजेबल है और किफायती होने का भी जिक्र था। हाँ, ये ज़ोहो के मॉडल का एक और अहम हिस्सा है। कस्टमाइजेशन की गुंजाइश काफ़ी है, खासकर CRM और बुक्स जैसे प्रोडक्ट्स में। बिजनेस अपनी ज़रूरत के हिसाब से फील्ड, मॉड्यूल, वर्कफ्लो वगैरह बना सकते हैं। और जहाँ तक कीमत की बात है, तो हाँ, ज़ोहो को अक्सर अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में काफ़ी किफ़ायती माना जाता है। अच्छा। कई ऐप्स के लिए तो मुफ्त प्लान भी हैं, जैसे CRM में 3 यूज़र तक फ्री है, या बुक्स उन बिजनेस के लिए फ्री है जिनका सालाना रेवेन्यू एक लिमिट से कम है। अरे वाह, मुफ्त प्लान्स भी! ये तो छोटे स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये फ्रीमियम मॉडल उन्हें नए ग्राहक लाने में मदद करता है। और जो पेड प्लान है वो भी आमतौर पर टियर वाले होते हैं। आप अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। जैसे CRM का स्टैंडर्ड प्लान शायद $14 प्रति यूज़र प्रति माह से शुरू होता है, सालाना बिलिंग पर। अच्छा। जबकि सेल्सफोर्स के प्लान इससे कहीं ज़्यादा महंगे हो सकते हैं। बुक्स के पेड प्लान भी शायद $15 प्रति संगठन प्रति माह से शुरू होते हैं। ज़ोहो मेल के प्लान भी $3 से $6 से शुरू हो जाते हैं। और कोई लॉक इन पीरियड जैसा कुछ? आमतौर पर वो ग्राहकों को लंबे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बांधते, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ठीक है, तो साफ है कि ज़ोहो एक मजबूत पैकेज दे रहा है। इंटीग्रेटेड एप्स, प्राइवेसी पर जोर, अपना इंफ्रा, किफायती दाम। लेकिन बाजार में तो मुकाबला जबरदस्त है। बड़े बड़े नाम हैं, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, हबस्पॉट। इनके सामने ज़ोहो कहाँ खड़ा होता है? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, CRM की दुनिया में सेल्सफोर्स अभी भी सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, खासकर बड़ी कंपनियों, एंटरप्राइजेस के लिए, जिनकी जरूरतें ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। फीचर्स बहुत उनके पास, पर कीमत भी ज्यादा है और इम्प्लीमेंटेशन भी जटिल हो सकता है। और माइक्रोसॉफ्ट Dynamics 365 उन कंपनियों के लिए नेचुरल चॉइस बन जाता है जो पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम जैसे विंडोज, ऑफिस 365, Azure का भारी इस्तेमाल कर रही हैं। इंटीग्रेशन बहुत गहरा है।
और हबस्पॉट, वो भी तो एसएमबीज में काफी पॉपुलर है ना? हाँ, हबस्पॉट मार्केटिंग ऑटोमेशन और सेल्स में बहुत मजबूत है और अक्सर जोहो सीआरएम के सीधे मुकाबले में देखा जाता है, खासकर एसएमबी सेगमेंट में। उनका भी प्रीमियम मॉडल है। फिर फ्रेशवर्क्स है, एक और भारतीय SaaS कंपनी। वो खासकर कस्टमर सपोर्ट स्पेस में जोहो डेस्क को कड़ी टक्कर देती है। तो हर प्लेटफॉर्म की अपनी खासियत है। तो फिर जोहो की खासियत क्या है इस भीड़ में? उसका यूएसपी क्या है? मेरे ख्याल से जोहो का जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है वो उसकी चौड़ाई और एकीकरण इंटीग्रेशन में है, और वो भी किफ़ायती दाम पर। शायद ही कोई और कंपनी इतने सारे अलग अलग बिजनेस फंक्शंस, CRM, फाइनेंस, HR, प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेशन, सपोर्ट, मार्केटिंग, सब कुछ एक ही छत के नीचे इतने इंटीग्रेटेड तरीके से और इस कीमत पर देती हो। अच्छा, मतलब ऑल इन वन बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही। ये सोच कई कंपनियों को पसंद आती है, जिन्हें अलग अलग वेंडर्स से दर्जनों टूल खरीदकर उन्हें जोड़ने की झंझट से बचना है। अब जरा जोहो की जड़ों और उसकी ग्लोबल पहुंच पर बात करते हैं। ये गर्व से एक भारतीय कंपनी है, मुख्यालय चेन्नई में। भारत में बड़े R&D सेंटर्स हैं, चेन्नई और रेनीगुंटा में। हाँ, रेनीगुंटा तिरुपति के पास ज्यादातर इनोवेशन वहीं से होता है। और श्रीधर वेम्बू तो ग्रामीण भारत से काम करने और वहाँ टैलेंट को बढ़ावा देने की भी बड़े समर्थक रहे हैं। बिल्कुल। तो भारतीय जड़ें मजबूत हैं। हाँ, हैं, और वे इसे दिखाते भी हैं। लेकिन ये सिर्फ भारत की कंपनी नहीं रह गई अब। ये सही मायनों में ग्लोबल कंपनी बन चुकी है। अच्छा। अमेरिका का हेडक्वार्टर्स ऑस्टिन, टेक्सास में है। दुनिया भर के 9 देशों में दफ्तर हैं। 16 से ज्यादा डेटा सेंटर हैं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, कनाडा, सऊदी अरब, कई जगह। और यूजर्स तो 150 से ज्यादा देशों में हैं, जैसा हमने कहा, 10 करोड़ से ज्यादा। जी, और गार्टनर जैसे बड़े इंडस्ट्री एनालिस्ट भी नियमित रूप से जोहो के प्रोडक्ट्स को अपनी रिपोर्ट्स में जगह देते हैं, अच्छी रैंकिंग देते हैं। तो ये सब दिखाता है कि वे विश्व मंच पर एक सीरियस प्लेयर हैं। हाल फिलहाल में जोहो भारत में एक बड़ी राष्ट्रीय बहस का हिस्सा भी बन गया। खबर आई कि भारत सरकार के IT मंत्रालय ने सरकारी कामकाज के लिए जोहो के ऑफिस स्वीट यानी जोहो वर्कप्लेस को अपनाने का फैसला किया है। मीडिया में इसे हॉल में जोहो तक कहा गया। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसे बड़े पैमाने पर सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल और स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के कदम के तौर पर देखा गया। जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू, जो वैसे भी भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के मुखर समर्थक रहे हैं, उन्होंने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बाकी भारतीयों और कंपनियों से भी अपील की कि वे विदेशी सॉफ्टवेयर की जगह भारत में बने सॉफ्टवेयर अपनाएं। तो इस कदम ने जोहो को सीधे सीधे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और गूगल वर्कस्पेस जैसे ग्लोबल दिग्गजों के सामने खड़ा कर दिया, एक भारतीय विकल्प के तौर पर। हाँ बिल्कुल, एक मजबूत भारतीय विकल्प के तौर पर। तो इस सब का मतलब क्या निकाला जाए? ये सिर्फ एक सरकारी खरीद का मामला है या इससे बड़ी कोई बात है? मेरे ख्याल से ये सिर्फ खरीद से कहीं ज्यादा है। इसने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। भारतीय बनाम विदेशी सॉफ्टवेयर, डेटा की सुरक्षा, डेटा सॉवरेनिटी यानी डेटा कहाँ रखा जाता है। क्या भारत अपनी तकनीकी जरूरतों के लिए खुद पर निर्भर हो सकता है? इस पूरी चर्चा ने जोहो को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी से आगे बढ़ाकर इस राष्ट्रीय विमर्श में एक प्रतीक जैसा बना दिया है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का चुनाव अब सिर्फ फीचर और कीमत का मामला नहीं रहा। ये राष्ट्रीय रणनीति और पहचान से भी जुड़ गया है। लेकिन क्या ये पूरी चर्चा सिर्फ पॉजिटिव ही रही है? देखिए, सार्वजनिक चर्चाएं अक्सर मल्टी डायमेंशनल होती हैं। जहां एक तरफ स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने की बात है, वहीं स्रोतों में यह भी जिक्र मिलता है कि पिछले कुछ समय में संस्थापक श्रीधर वेम्बू से जुड़े कुछ विवादों या आरोपों की खबरें भी मीडिया और सोशल मीडिया में आई हैं। अच्छा। इन चर्चाओं में फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक फिगर्स की जवाबदेही जैसे मुद्दे भी उठते हैं। किसी भी बड़ी और चर्चित कंपनी की तरह जोहो भी इन बहसों से अछूता नहीं है। हमारा काम यहाँ सिर्फ उन विभिन्न दृष्टिकोणों को सामने रखना है जो पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, बिना कोई साइड लिए। समझ गई। जोहो अपने यूजर से जुड़ने के लिए जोहॉलिक्स नाम से बड़े इवेंट्स भी करता है ना? हाँ, जोहॉलिक्स, ये उनके बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं। ये भी उनकी पहुंच और कम्युनिटी बनाने की कोशिशों को दिखाता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो इन इवेंट्स को मैनेज करने के लिए अपना ही बनाया हुआ इवेंट मैनेजमेंट टूल जोहो बैकस्टेज इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये उनकी वो फिलॉसफी है ना, ईटिंग योर ओन डॉग फूड, मतलब अपने ही प्रोडक्ट्स को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना। हाँ। तो कुल मिलाकर देखें, जोहो की कहानी काफी दिलचस्प है। कई परतें हैं इसमें। जी। एक भारतीय कंपनी जो बूटस्ट्रैपिंग से खड़ी हुई,
जिसने एक बहुत ही व्यापक और इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सूट बनाया, सही। प्राइवेसी को अपना एक कोर प्रिंसिपल बनाया, बिल्कुल। दुनिया भर में फैली और अब भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनका एक चेहरा भी बन गई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सार निकालें तो मतलब मेन बातें क्या हैं? एक तो ऐप्स का वो व्यापक और इंटीग्रेटेड सूट, दूसरा किफ़ायती और लचीला मूल्य निर्धारण, खासकर एसएमबीज के लिए, हाँ, तीसरा डेटा गोपनीयता और सुरक्षा पर मजबूत जोर, हाँ, चौथा अपने डेटा सेंटर्स के जरिए वो आत्मनिर्भरता, पांचवा भारतीय जड़ें लेकिन प्रभावशाली ग्लोबल पहुंच, और छठा स्वदेशी तकनीक वाली जो राष्ट्रीय बहस है उसमें इसकी मौजूदा प्रतीकात्मक भूमिका। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने लायक एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज दुनिया भर में सरकारें और कंपनियां सॉफ्टवेयर चुनते वक्त सिर्फ फीचर, कीमत या परफॉर्मेंस ही नहीं देख रही, बल्कि डेटा कहाँ रहेगा, डेटा सॉवरेनिटी, सॉफ्टवेयर कहाँ बना है, नेशनल ओरिजिन, सुरक्षा, इन सब बातों पर भी गौर कर रही हैं। हाँ, ये फैक्टर्स अब बहुत अहम हो गए हैं। तो ऐसे में ज़ोहो जैसी कंपनी का सफर, जो पारंपरिक टेक हब जैसे सिलिकॉन वैली से बाहर निकलकर ग्लोबल लेवल पर सफल हुई है, क्या ये ग्लोबल सैस बाजार के भविष्य का कोई संकेत है? क्या हम आने वाले समय में और ज्यादा रीजनल या नेशनल टेक चैंपियंस को उभरते हुए देखेंगे, जो स्थापित ग्लोबल दिग्गजों को चुनौती देंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य किस तरफ जाएगा ये देखना दिलचस्प